इस वजह से जी अपनी रामनाम भी भेजी है और ना आने की वजह से माफ़ी भी मांगते हैं, साथ ही साथ मुझे अपनी तरफ से भेजा है। साथ ही साथ जी सबसे पहले आप सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिस प्रकार इस मान और सम्मान के साथ फूलों के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत किया, उसके मुख्य कारण है आज कई ऐसे साथी हैं जो अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। आज उन्होंने ये मिलकर फैसला करा है कि भी हम इन्हें लोगों को वापस हाथ थामेंगे और उन सभी साथियों का जी मैं स्वागत करना चाहता हूँ पार्टी के अंदर। सुरजीत संधू, लाटर साहब और मेरे भाइयों, यहाँ पहुँचने पर मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप युवा के अध्यक्ष भाई सुरजीत जी, भाई सुरजीत पहलवान जी, जिला पार्षद भाई बलवान जी। आप देख सकते हैं कि इनेलो नेता अर्जुन चौटाला आज करनाल पहुंचे हैं और तमाम जो नए कार्यकर्ता हैं वो इनेलो में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर करनाल की है और करनाल में आज इनेलो का ये कार्यकर्ता का एक सम्मेलन है जहां पर तमाम नए कार्यकर्ता अर्जुन चौटाला जी उन्हें यहाँ पर जो पटका है वो देकर इनेलो में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग पार्टियों से आज इनेलो में शामिल हो रहे हैं। थोड़े से ऐसे हो जाओ, गोलाई में हो जाओ, ऐसे थोड़े, हाँ ऐसे हो ना, थोड़े थोड़े ऐसे आ जाओ। पीछे आ जाओ, सारे जने आ जाओ। हरियाणा की राजनीति में अलग अलग पार्टियों के नेता इस समय दौरे पर हैं और अलग अलग जगह जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज करनाल में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खास कार्यक्रम था। और साथ ही साथ अर्जुन जी, आप ISO के प्रधान भी हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो आप उठाने का काम करते हैं और क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों की? देखिए जी, सबसे पहले तो आज हमारे जो करनाल आने का कार्यक्रम है वो सम्मेलन कम है, वो एक ज्वाइनिंग ज़्यादा है। आज हमारे कई साथी हैं अलग अलग गांव से करनाल शहर के, जिन्होंने दूसरी पार्टियों में थे, उन्होंने उनको छोड़ के आज इनेलो का हाथ थामा है। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर लोग कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि भाई अगर कोई इंसान सही में आम जनता की आवाज़ उठाने वाला है, अगर कोई इंसान सही में विधानसभा में उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला है, तो वो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और रहा आपका दूसरा सवाल कि किस प्रकार हम छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो जी ISO जो एक संगठन है, इसको हमने एक चीज़ को दिमाग में लेते हुए बनाया था कि भाई जितनी ज़्यादा हो सके ताकत जो है विद्यार्थी को दी जाए। हमारे ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर पार्टी के कोई भी जो सीनियर लीडर है, कोई INLD की जो लीडर है, वो हमारे संगठन को गाइड करने का काम करता है, लेकिन हमें इंटरफेयर करने का काम नहीं करते उसके। हमारे संगठन के अंदर जितने भी छात्र हैं, संगठन का फैसला वो छात्र लेते हैं। और इश्यूज़ कई हैं, किसी एक तरह से आप पूरे प्रदेश के अगर आप इश्यूज़ की बात करें तो सबसे बड़ा फ़िलहाल तो इशू चल रहा है जो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। 3rd ईयर वालों को एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं और जो 1st ईयर और 2nd ईयर वाले हैं उनको नहीं देने पड़ रहे। हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करा, हमारे जो साथी उन्होंने प्रदर्शन करने का भी काम करा। हमने सरकार से भी ये मांग करी है कि भाई ये जो फैसला लिया है ये गलत है। क्योंकि जो छात्र, पहली बात तो बाहर के प्रदेश से आ रहा है, वो भी तीसरे साल में पढ़ रहा है और जो 3rd ईयर में यहाँ पर पढ़ रहा है, अगर आप उनको बराबरी पर नहीं रखते तो फिर आपने एजुकेशन के अंदर भी बराबरी नहीं रखी। राइट टू एजुकेशन सबका हक है, इक्वालिटी इन एजुकेशन भी सबका उतना ही बराबर का हक है। जब आप ये बराबरी हटा देते हो तो आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट करते हो आगे के छात्रों के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप अलग अलग हॉस्टल्स की बात करोगे, अलग अलग स्कूल्स की बात करोगे, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की समस्या है और उनसे लड़ने के लिए हमारी जो टीम्स है, जो ISO की टीम है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, वो कॉलेजों के अंदर जाके वो छात्रों से भी मिल रही है, उनकी समस्याओं को सुनने का भी काम करती है। और वो समस्या जब हमारे पास आती है, हम उनको आगे
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के थ्रू। आप भी पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, चुनाव भी आपने लड़ा कुरुक्षेत्र से, और बड़ौदा उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? वहाँ भी आपकी एक्टिवनेस ज़्यादा होगी क्या? चौटाला पार्टी से, यानी कि चौटाला परिवार से कोई आप ही के परिवार का वहाँ पर चुनाव लड़े? देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमेशा से उनको हमने से एक चीज़ करी है कि जब भी किसी को टिकट दी है तो उन्होंने हमेशा पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको इकट्ठा करके उनसे पूछ के फिर आगे ये फैसला लिया है। बड़ौदा के अंदर भी यही चीज़ होगी। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सभी अपने साथियों से मिलेंगे, जब सारे हल्के के साथी मिल करके किसी एक का नाम आगे करेंगे, तो हमें आवश्यक वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस चीज़ में सुनेंगे। और रही बात आपकी जो माहौल की है, आज बड़ौदा के अंदर एक तरफा पूरी तरह से इनेलो का माहौल है। मैं तो जी 4-5 दिन लगा के आया। जहाँ हमने एक गांव में 1-1, 2-2 प्रोग्राम रखे थे, वहाँ हम एक गांव में 10-10 प्रोग्राम करके निकले हैं। क्योंकि साथी, खासकर युवा साथी और माताएं और बहनें, इतना मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। और युवा साथी तो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के अपने घर लेके जाया करते थे कि जी एक बार हमारे घर भी ज़रूर आओ, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इस समय 2 मामले प्रदेश में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, एक रजिस्ट्री घोटाला और एक शराब गड़बड़ी, जिस पर एससीटी भी बनाई गई, उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एससीटी पर रिपोर्ट पर सवाल भी उठा दिए कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। और फिर अनिल विज का जवाब, मुख्यमंत्री का जवाब, किस तरीके से देखते हैं प्रदेश के अंदर जो दोनों गठबंधन की पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं या उन्हें सवाल जवाब कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? देखो, हम तो खुल कर कहते हैं गठबंधन ही तो ठगबंधन है। हरियाणा की जनता ने पहली बात तो जेजेपी को जितनी सीट उनकी झोली में डाली, इस सरकार के खिलाफत में डाली, और उन्हीं की झोली में जाकर ये इन्होंने बैठने का काम करा, लालच में रहा। आज जो दुष्यंत जी कह रहे हैं कि एससीटी की रिपोर्ट मैं नहीं मानता, सबसे बड़ा अगर इस घोटाले में किसी का हाथ है तो स्वयं दुष्यंत चौटाला का है। बिना मंत्री की शेख, बिना डिपार्टमेंट के हेड की, उसकी मौजूदगी में होते हुए, ठीक है। जब एक चीज़ बताओ, जब सारे देश के अंदर कोरोना की महामारी चल रही थी, तब ये पीछे पड़ गए थे भी ठेके खोलो, ठेके खोलो, ठेके खोलो। और जब सरकार ने वो ठेके नहीं खोले, फिर इसकी तस्करी शुरू कर दी। तो ये तो एक चीज़ साफ दर्शाती है, जिस चीज़ का इन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया, उसी चीज़ की बाद में तस्करी हो रही है। अब इन्होंने ड्राइवरों पे नाम गेट दिया। आप एक चीज़ बताओ जी, गोडाउन से दारू निकलती है तो केवल ड्राइवर को पता है और किसी को नहीं पता। गोडाउन की चाबी, ये सारी चीज़ें, जो भी सिस्टम है, ये केवल ड्राइवर के हाथ में, और कोई अधिकारी इनके ऊपर नहीं बैठे जिनको इसके बारे में नहीं पता था। तो ये तो इनकी मिनिस्ट्री की खुद का हाथ है इसके अंदर, तब जाके इस हद तक वो बात पहुँची है। किसानों की फिलहाल हालत आप क्या समझते हैं प्रदेश के अंदर? किस तरीके से किसान आगे बढ़ रहा है? क्या किसानों के लिए सरकार कोई काम करती हुई नज़र आ रही है? आगे बढ़ने की आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो इस कोरोना की महामारी में सरकार ने मदद नहीं करी। दूसरी बात, आपने पढ़ा होगा ये 3 अध्यादेशों के बारे में। मैं बड़े ब्रीफ में आपको अध्यादेश बताता हूँ, आपको भी आइडिया लग जाएगा किस प्रकार ये सरकार एक किसान को आर्थिक रूप से मारने का काम करती है। पहला अध्यादेश ये कहता है कि कोई भी पैन कार्ड होल्डर, किसी भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, वो किसी भी किसान से जाके किसी भी जगह पर उसका सामान खरीद सकता है। इसके अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करा गया कि भी एमएसपी पर वो सामान खरीदा जाएगा, एमएसपी पर उसकी फसल खरीदी जाएगी। पहली बात तो ये अध्यादेश ये गारंटी नहीं देता कि उसे सही रेट मिलेगा। दूसरी चीज़, इस अध्यादेश के अंदर बड़ी गौर से सुनने वाली बात यह है कि यदि उस किसान के साथ कोई आदमी अगर उसके साथ 420 करता है, उसके पैसे दबा लेता है, उसके पैसे ठग लेता है, तो वो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। वो किसान केवल एसडीएम के पास जा सकता है। 30 दिन में एसडीएम जो फैसला लेगा वो उस किसान को मानना पड़ेगा। हमारा भारत का संविधान हमें यह हक देता है कि किसी भी प्रकार के न्याय के लिए हमें कोर्ट जाने का हक है। तो फिर इस केस में किसान को हक क्यों नहीं है कोर्ट जाने का? यानी आप कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। और आपको और मुझे पता है कि अफसर ज़्यादातर सरकार के दबाव में काम करता है। दूसरा जो इन्होंने अध्यादेश निकाला वो ये कहता है कि तिल, आलू, प्याज, इन चीज़ों का जो पहले भंडारा होया करता था, जिस पे सरकार ने रोक लगाई है, ठीक है, इस भंडारे पे, इस पे जो रोक लगाई थी, इस रोक को हटाने का काम कराया। अब आम किसान के पास जी गोडाउन नहीं है, आम किसान के पास कोल्ड स्टोर नहीं है। कोल्ड स्टोर आपने भी सुना होगा, अदानी के कोल्ड स्टोर है, मानी के कोल्ड स्टोर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के कोल्ड स्टोर होते हैं। तो इसमें किसान को किस प्रकार का फ़ायदा? ये तो बड़ी कंपनियां इन तेल का, तिल का, आलू का, इनका भंडारा करके कल को ये कालाबाजारी करेंगे। ये फिर किसान को दोबारा कमज़ोर करते हैं ऐसे अध्यादेश। तीसरा अध्यादेश जो गौर से सुनने वाली चीज़ है वो ये कहता है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई जाए। मैं जी अमेरिका पढ़ा, जिस कंपनी ने
इस अध्यादेश में सरकार की मदद करी है, ये मोंटीसोरो सीड्स है। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक किसान को चूस कर मारने का काम करती है। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बांध लेते हैं किसानों के साथ, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, फिर हर साल बीज का रेट बढ़ाएंगे और जिस रेट से उनकी फसल खरीदते हैं वो रेट गिराते जाएंगे, उसको ख़राब माल बताते हुए। ये प्राइवेट कंपनियां कभी भी देश के प्रदेश के हित के बारे में नहीं सोचती। प्राइवेट कंपनी केवल और केवल अपने शेयर होल्डर, अपने इन्वेस्टर और अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। और किसान के लिए अगर कोई सही मायने में सरकार का जो एक सही मायने में जो फ़र्ज़ होता है वो देश की जनता का हित है, ना कि प्रॉफिट देखना, ना कि मुनाफा देखना। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो फिलहाल गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।